बिल्कुल ठीक है कि आपको ना हर रिलेशनशिप में, बिकॉज देखो शादी होती है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, जैसे डिग्री होती है ना, ऐसी शादी होती है। तो मुझे वाकई ये लगता है कि हमें जब आप किसी के साथ आपका एक ताल्लुक बनता है या आप किसी को पसंद करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएं, परेशान ना हो जाएं एकदम से, वही आपकी बात है कि थोड़ा ग्राउंडेड हो जाएं। लेकिन उसके लिए ना फिर आपको एक पीछे तरबियत चाहिए होती है। हमारे यहाँ सोसाइटी में माएँ क्या कहती हैं लड़कियों को, बस इस वक्त तक तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए और बस ये वक्त तुम्हारी शादी हो जाए। इतना ज़्यादा शादी को फैंटेसाइज कर दिया है हमारे पास कि शादी होगी तो तुम ऐसे कपड़े पहनना, शादी होगी तो तुम अपनी मर्जी से घूमना फिरना। शादी से पहले यही डिस्कशन हो रहा था कि कौन सा जोड़ा पहनना है, कितना महंगा जोड़ा पहनना है, और ये बता दिया जी आपको फ्रीडम वहाँ जाके मिलेगा। इतनी अजीब बात है, जबकि शादी इज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, और आपको उसमें जाके इतना काम करना पड़ता है उस शादी पे। जिस दिन शादी खत्म होती है, शादी के दूसरे दिन से काम शुरू हो जाता है आपका, अपने रिश्तों पे, अपने आप पे, अपनी हर चीज़ पे, अपने घर पे। तो हमारे यहाँ ना शादी को मुझे लगता है बहुत फैंटेसाइज कर दिया है, जिसकी वजह से आप ये नहीं सोचते कि मुझे आगे क्या क्या प्लान करना है ज़िंदगी में, या ये बंदा जो है इसमें क्या चीज़ अच्छी है, या बंदी में क्या चीज़ अच्छी है बुरी है। बस आप एक फैंटेसी में मुब्तला होकर आप कहते हैं। और तालीम पे जो है ना, मैंने देखा है, अब माँ बाप पहले भी नहीं करते थे अभी, लेकिन मुझे तो जो बच्चे मिलते हैं, लड़कियाँ लड़के, मैं कहती हूँ भाई आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने करियर के हवाले से उसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि उससे भी आपको बड़ा कोई तरीके से ये बात अपना मिजाज पहले दिन समझाने मत जाइएगा, आपका जो भी मिजाज ये बात समझाई और आपने देखिए इसको नेगेटिव नहीं लिया। आजकल अगर आप किसी से ये बात करें बच्चियों से, तो वो कहती है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम तो खुद, मतलब वो एक अजीब तरह का बना दिया हर घर में, मतलब सास बहू को राइवलरी बना दिया कि बस इनमें दुश्मनी रहेगी, और ये बता दिया कि आप जाएंगी तो आपका काम नहीं है कि आप समझें, मतलब इस तरह की इतनी नेगेटिव बातें हैं। और सास के लिए भी कि नहीं ये तो तुम्हारा किंगडम है, कोई आएगा तो खुद ही। सास को भी कंसिडरेट होना चाहिए कि अगर कोई नहीं खा रहा तो आप पूछ लें। जैसे मेरी बहू नहीं कुछ चीज़ें खाती, तो मैं उससे पूछ लेती थी कि मुझे समझ आ गया कि वो ये चीज़ें नहीं खाती, हालांकि बेचारी ने बोला नहीं कभी भी, वो लगी रहती थी, थोड़ा बहुत इधर से उठा लिया जो खा लिया, तो मुझे फील हुआ, तो मुझे समझ आ गई। तो दोनों तरफ आपको थोड़ा कंसिडरेट होना पड़ता है। बिल्कुल शदीद मोहब्बत हुई थी, सही बता रही हूँ, मोहब्बत की शदीद पट्टी बंधी हुई थी। बिकॉज कैसे एक तो रोजाना फूल लेके आ जाता था, और फिर मेरी कमजोरी वो उसने ना पता नहीं कैसे उसको पता चल गया, वो रोजाना एक गुलाब का फूल शाम को लेकर पे हाथ रखते थे वो, है ना। एक तो वो, एंड फिर आई थिंक ही इज़ वेरी केयरिंग। लेकिन अगेन वही बात है ना कि जब कोई बहुत केयरिंग है तो आपको उस एज में बहुत अच्छा लगता है, बट यू डोंट सी द अदर साइड ऑफ दैट। वो जो भी केयरिंग और वो है, वो पॉजेसिवनेस भी होती है, वो ये भी होता है कि कंट्रोल एक पूरा हो मेरा। लेकिन आई थिंक वो भी इस एज में होते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि ये इमोशन हम कैसे बताएं। वो मोहब्बत ही होती है शायद, लेकिन वो बहुत शदीद होती है। तो वो उस वक्त तो आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए मिलते हैं 4-5 घंटे के लिए कि एक आदमी बहुत केयरिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन जब आप साथ रहना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा स्पेस चाहिए अपनी अपनी सांस लेने के लिए। वही तो कह रही है ना, वो एक सर्टेन टाइम, वो जो बुलबुला है वो एकदम फुस भी हो जाता है। नहीं, बुलबुला फुस नहीं होता, मेरा ख्याल है बुलबुला तो रहता है, उसमें आपका अपना जो ठहराव आ जाता है, वो चेंज होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद है कि जो पहले हम समझ रहे होते हैं ना कि जी शादी होगा तो बस सब कुछ बहुत ऐसा ही होगा जैसे 2 घंटे मिलने पे होता है, वैसा नहीं होगा। तो शादी के बाद आपका आई थिंक मोहब्बत सबसे बड़ी बात ये। हाँ, अगर आप ये देखें कि वाकई बच्चा जो है चलने में कुछ मुश्किल महसूस कर रहा है, कोई तकलीफ है, तो उसको आप नहीं डॉक्टर के पास लेकर जाएं। कोई इन्फेक्शन है, कोई हड्डी में कोई तकलीफ है, खुदा ना खास्ता कोई पोलियो वगैरह का तो असर नहीं है, तो इस किस्म की बातें यानी हर चीज़ होती है ना, हर चीज़ को आप एलिमिनेट करते चले जाएं। और ज़रा पर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, मतलब बच्चे इस तरह से होते हैं कि हर बच्चे के अलग माइलस्टोन्स आते हैं। एग्जैक्टली, हर एक बच्चा आप दूसरे से कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर फर्स्ट करें आपका बच्चा बहुत परेशान हो जाती है। हाँ, लेकिन हमारे बच्चों के दांत नहीं निकल रहे, हमारे बच्चे चल नहीं रहे, सबके माइलस्टोन्स अलग अलग होते हैं और बहुत फिक्रमंद हो जाती हैं। सही। फिर वही वाली बात है, मैंने आपको बोला कि फिर आपके ऊपर तोपों का सबका रुख हो जाता है। अम्मा को ही देख रहे होते हैं, जैसे आपको कहा गोद से छोड़ोगी तो आप डरती होंगी ना कि गिर जाएगा, एक डर और खौफ। अच्छा, फिर पीछे आप पहले अच्छा ये भी है कि अगर देखते थे कि बच्चा नहीं चल रहा किसी वजह से, तो पुराने ज़माने की औरतें अपने टोटके भी किया करती थी। अच्छा, वो टोटके क्या होते थे? अब जैसे कि रोटी पक्की,
रोटी का वो आपने जो आपका डिब्बा है नहीं डिब्बा है, उसके अंदर गरम गरम रोटियां आपने रख दी, उसके ऊपर ढकना ढक दिया। अच्छा, उसका जो छोटी छोटी सी स्टीम सी जो निकलती है ना, तो वो उसमें जमा हो जाती थी। वो ढकना उठाया उन्होंने और वो पानी उसका जो था वो लेकर उससे बच्चों की टांगे उससे मालिश करी। अच्छा। तो ये जो जिन साहिबा ने मुझे एक बात बताई थी, मैंने खुद तो सच्ची बातें नहीं आजमाया, लेकिन मैंने वो कहती है मैं आई कैन स्वेयर बाय इट। Really? हाँ, जो रोटी का हॉटपॉट है, उसकी जो स्टीम है, उससे पानी जो बनता है वो बच्चों की, मेरे ख्याल से वो गरमाइश अच्छी होती है, उससे वो मालिश कुछ नसें खुलती होंगी या कुछ होता है। फिर उसके अंदर विटामिन जो अपना विटामिन ई मौजूद है, वीट का है, विटामिन ई है। एग्जैक्टली। अब वो उसके साथ बिल्कुल आप समझ लें कि जैसे हम रोज वाटर बना रहे हैं, वो बिल्कुल आपका वीट जर्म ऑयल है, वीट जर्म आपका डिस्टिल्ड वीट जर्म हो गया, वो लगा रहे तो विटामिन ई। टोटकों के भी अपनी लॉजिक्स हैं भाई, तो ये साइकोलॉजिकल लॉजिक सी होती है। हाँ, तो जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम समझते हैं कि नहीं, किसी भी चीज को देखें ना, पत्थर पे भी आप जब यकीन रख के कोई चीज करते हैं तो आपको वो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। ठीक है ना, ये तो एतमाद, अपने अपने एतमाद और फेथ की बात होती है। अगर फेथ के साथ आपने किया तो आपको लगेगा हाँ अब देखो बच्चा चल रहा है ना। तो ये पुराने लोग जो थे उनको कोई ना कोई लॉजिक उसमें जरूर मुझे नजर आती है। मतलब हम जब हमें कहते हैं ये मिथ है, इस तरह बिल्ली काट नहीं, वो कहते हैं कि ये तो वो कहते हैं कि आई कैन स्वेयर बाय इट, कहने की ये चीज जो है मैंने बता दिया ना इसकी साइंटिफिक वो बता दी कि वीट और उसका एवोपरेट होकर स्टीम बन रही है, गरम है, वो सब चीजें मिलकर वो एक ताकत दे रही होगी। और हर बात है, मालिश करने से वैसे भी खून का दौरान अच्छा होता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें होती हैं। पुराने जमाने के टोटके जो थे हम उनको बाज़ रद्द कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली देयर वर्क। सदियों के बाद वो डेवलप हुए हैं ना, इतने तजुर्बों के बाद। एग्जैक्टली। ओके, न्यू शूज, इसका क्या किस्सा है? अरे न्यू शूज़ ये था कि इनफैक्ट अक्सर होता है हमारे साथ, जब हम नए शूज़ लेकर आते हैं घर में और हम ट्राई करते हैं, अपने जाकर शॉप पर ट्राई करते हैं और उस वक्त बड़े अच्छे लग रहे होते हैं और वहाँ पर चलने के लिए हमें ज़्यादा जगह नहीं होती। तो हम थोड़ी देर बस खड़े होके एक आध कदम ले लिया और वो फिर हम लेकर आ जाते हैं। बिल्कुल। और वो घर आकर आपको बहुत दफ़ा एहसास होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं कहीं जा रही थी, अचानक मैंने वो मैचिंग का जूता निकाला और शूज़ था वो, वैसे भी शूज़ में तो वैसे ही आगे पीछे जो बंद होता है ना, तो आपका पाँव बिल्कुल जकड़ जाता है, साइज ठीक ना हो। तो शॉप पर तो मुझे लगा कि साइज ठीक है बिल्कुल ओके, जब मैं घर में आई तो मुझे लगा थोड़ा सा वो टाइट लग रहा है मुझे। अब आप जब हील पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं और कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ आपको खड़े होना पड़ता है या किसी दावत में, तो फिर वो बड़ा आपके लिए बहुत असम हो जाता है। तो उसके लिए फिर मुझे किसी ने बताया कि आप हेयर ड्रायर लें और हेयर ड्रायर जो है आप उसको लगाएं शूज़ को, तो क्या होता है कि उससे ऊपर या अंदर अच्छा। क्योंकि जब हीट जाती है किसी भी चीज़ को तो वो एक्सपेंड करती है। ठीक है ना, वो ठंड उसको वो करती है और हीट उस चीज़ को एक्सपेंड करती है। तो जैसे ही मैंने उसको वो किया तो थोड़ा सा मुझे लगा ढीला हो गया और उसके फौरन बाद मैंने अपना पाँव डाला उसमें और फिर चलने लगी तो वो वैसे ही उसने शेप ले लिया पाँव का। तो मुझे बड़ा एक रिलीफ मिला, सांचे की तरह से हो गया। एग्जैक्टली। तो अच्छा, जैसे आपको बचाया हेयर ड्रायर, वैसे मुझे बचाया जब हम हज पे जा रहे थे पिछले साल, तो हज के लिए सब तैयारी होती है ना, क्लासेस लेने जाते हैं, कपड़े बना रहे होते हैं कि अच्छा ये करेंगे, वो हर चीज़ पैक करके रख रहे होते हैं। ये मैंने अपनी सास से सीखा था कि उसकी एक तैयारी होती है, एक्साइटमेंट के साथ एक तैयारी कि जोड़ा वहीं जाके पहनना है, कोई भी चीज़ ली वहीं जाके पहननी है। मैंने ना, क्योंकि कितनी वॉक करनी होती है हज पे, तो मैंने ना नए शूज खरीदे बड़े एक्साइटमेंट के साथ। यही सबसे बड़ी गलती करी तुमने। शूज खरीदे और पैक करके मैंने अटैची में रख दिए। तो मुझे किसी ने समझाया और मैं कहती हूँ उनके मशवरे ने मुझे बचाया, कहने की देखो तुम नए शूज लेके जा रही हो, तुम्हें इतना चलना है तो तुम एक काम करो, जैसे तुम वॉक पे, मैं अब प्रैक्टिस भी करी थी, वॉक करी थी, रोज बढ़ाई जा रही थी अपनी वॉक के ना, घंटा 1.5 घंटा, ताकि स्टैमिना बिल्ड हो। ये मुझे किसी ने मशवरे दिए थे, तो मैं ना वॉक करी तो कहने लगी तुम जो नए जूते पैक करके रख रही हो, जिसमें तुमने वॉक करनी है, जिसपे तुम रिलाई कर रही हो, तुम एक काम करो, तुम वॉक के दौरान जब तुम कर रही हो ना, प्लीज तुम इसको पहन के करो, इसी नियत से कि तुमने हज पे करनी है। अगर वो नए होंगे तुम्हें काटेंगे। मैंने यही किया। आप यकीन जाने वो थे ही वॉक के जूते और अच्छी ब्रांड के, बाकायदा मैंने इतने एक्सपेंसिव खरीदे। मैंने 2 दिन उसको पहन के वॉक किया, मेरे पूरे ये जो चीज़ थी छिल गई कि ब्लड आने लगा। मैंने कहा ये ऐसे हो कैसे सकता है, ये तो है ही इसी मकसद के लिए। और जब तक शुक्र है हज का मतलब टाइम आया
तो वो मेरा जख्म जो है वो हील हो चुका था, क्योंकि 2 दिन मैंने अपने आप को जख्मी किया कि मैं यकीन ही नहीं कर रही थी। मैंने कहा नहीं कुछ और होगा। मैंने सॉक्स पहन। चलिए ना, मैं आपको बताऊं, सदियों से जो फुप्पी के घर दावत होती थी तो उसमें ये होता था, एक फुप्पी मीठा शीर बना के लाती थी, उनका फिक्स था, और वो खूब सारा उसमें ना बादाम और पिस्ते डालती थी, जिस पर सब ये कहते थे बड़ा एक्सपेंसिव बनाती हैं जो मीठा होता है, और सब शौक से खाते। एक कोई चावल बना के ले आता है, एक कोई उस तरीके से मिक्स करके 1 डिश तरह की हम एक दावत कर लेते। पूरे ददियाल से हमारी मुलाकात हो जाती है। इस बार फुप्पी थी नहीं यहाँ पे, वो गई है बाहर, तो वो कोई दावत नहीं हुई। तो पहला दिन ईद का मैं सिर्फ टीवी के आगे थी और मैंने कुछ नहीं किया, मैं फुल बोर होती रही। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी। जैसे मैं अभी सबा कमर का वो देख रही थी, उसको सारे लोगों ने कहा हमेशा सबा बहुत अच्छी जो है ना, वो अपनी पिक्चर्स ईद की ये सब चीजें डालती थी, तो इस दफा फैंस जो थे उसके इंतजार कर रहे होंगे। तो उन्होंने मैसेज किया कि सबा ये तो आपका कहाँ है तस्वीरें। सबा ने लिखा हुआ था कि मेरी बॉडी मुझसे आराम मांग रही थी। मैं इतनी बिजी रही हूँ इतने दिनों, तो मेरी बॉडी कह रही थी तो कि खुदा के लिए आराम कर लो। तो मैंने इस दफ़ा अपनी बॉडी की सुनी और मैंने रेस्ट किया। मैंने तेल चुपड़ा सर पे और सोफे पे पड़ी रही, सोती रही, रेस्ट किया। मैं भी छुट्टी मना रही थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही आई थी। मैं गई हुई थी बाकू, एक दिन पहले आई थी और टाइम नहीं था, और अगले दिन बेटे ने भी आना था, मेरे बेटा और बहू दोनों आए थे। फिर तो ईद मनी होगी। हाँ, फिर लेकिन वो भी क्या, मैं अपना रिलैक्स थी ना, मतलब ना मैं किसी से मिली, ना मैंने किसी से बात की, मैं टोटल अपने ऊपर थी। तो पहला दिन तो मेरा ऐसा गुजरा, बट दूसरे दिन की जब बात होगी तो फिर हम अपने मामू की तरफ गए थे। और वहाँ जो था खाना, ओ माय गॉड, मैं तो टेक अवे भी लेकर आई, खास कहकर आई। मैंने कहा तलत बाजी ये चीज़ें तो मैं लेकर जा रही हूँ, अगले दिन याद आती है मैं खाऊंगी। सीरियसली पूरा बकरा होता है ना, मुख्तलिफ हिस्सों में पाए भी बने हुए थे, कलेजी भी बनी हुई थी, मगज भी बना हुआ था, स्टू भी बना हुआ था, पुलाव भी बना हुआ था। अच्छा, एक और कोई चीज़ थी, मैं भूल गई क्या था। चापे भी बनी हुई थी, फ्राइड चापे थी। और क्या था, कोरमा भी बना हुआ था। तो समझे पूरा बकरा डिवाइड, मगज भी बना हुआ था, सब कुछ बना हुआ, कलेजी भी बनी हुई थी। तो मैं तो लेकर आई कलेजी, कीमा भी बना हुआ था, कलौंजी कीमा टाइप, और ये सारा कुर्बानी का था। तो उनके घर माशाल्लाह से बहुत सारे बकरे होते हैं कुर्बानी के ना। फर्स्ट डे वो लोग कुर्बानी कर देते हैं, सेकंड डे उनका तय है कि जी हमारे घर रात में हम बुलाएं ना बुलाएं, आप लोग सारे आ जाओ। बहुत अच्छी बस बात। तो फिर हम सारे वहीं पर ही मुलाकात हो गई थी। तो वो लग रहा था कि वाकई तरहबाजी ईद लग रही है। पहले दिन तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ईद है। चलिए भाई, तो आप आपकी तरफ आ गए जी। मेरे घर में तो हमेशा से फर्स्ट डे जो है वो ईद पे सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे शोबिस के भी, दोस्त भी, सब कुछ। तो मेरा तो कैटरिंग होती है, घर पे खाना नहीं बन सकता इतने लोगों का, क्योंकि वो मतलब 100 से अबव होते हैं। तो नहीं तो क्या एक टाइम पर आते हैं या अलग अलग नहीं, रात का डिनर रखती हूँ मैं, हमेशा डिनर होता है और बहुत सारे लोग आते हैं, जिसका दिल चाहता है आ जाते हैं। मतलब हमें पता नहीं था, वरना मैं ही आ जाती। और लोगों के साथ जुड़ के भी लोग आते हैं। नहीं, मुझे तो इसलिए पता चला ना अंबर का, कि अंबर ने मुझे सॉरी बोला। वो जिया भी उसके साथ गई हुई है, वो सारी साथ ना, तो वो नाजिया भी गई हुई है, तो नाजिया ने मुझे सॉरी किया कि हम लोग इधर हैं, तो आएंगे तो फिर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आती है ना, अंबर भी आती है, नाजिया भी आती हैं, सभी आते हैं। तो बहुत सारे लोग आते। इस दफ़ा ये हुआ कि इतने माशाल्लाह बहुत लोग थे, लेकिन मुझे टेम्परेचर हुआ था और फिर मुझे क्या नाम लेते हैं, सबके अंदर जाके लेटे। मैंने कहा कैसे हो सकता है यार, क्योंकि मेजॉरिटी सब मेरे लोग आते हैं, बेटियों के नहीं आते, वो दूसरे दिन आते हैं। मेरे जो जितने भी हैं वो सर्कल वो सारा आता है। तो मैंने कहा मैं ही जाके अंदर लेट जाऊँगी तो बेचारे कितने वो होंगे। फिर मैं एक जगह पे बैठी हुई, सब अरे अपा क्या हो गया, अपा क्या हो गया। आपने क्या क्या था मेन्यू में? खाने में मेरा तो एक सुबह के टाइम पे जो है वो होता है मगज, कलेजी। अच्छा, आपकी दावत कहानी ब्रेक के बाद सुनते हैं, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर्ली सुन सके। नाश्ते पे आई हैं अभी ये, और मगज और कलेजी बताइए आगे क्या होगा, छोटे से ब्रेक के बाद सुनिएगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त आज हम सब आपको सुना रहे हैं दावत कहानी, और गजाला आपा पहुंची थी मगज और कलेजी पर। ऐसे तो घर में बहुत सारे लोग आपका मगज खाते हैं, बकरा ईद पे
मगज ना बने घर में तो दस्तरखान अधूरा होता है। इस दफा इस बकरीद पे तो सबको मगज खाना है और ये मगज खाना बुरा भी नहीं लगता। तो बताइए भाई, मगज की सफाई कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। 2 टिप्स बताऊंगी, 2 टिप्स मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये है कि बहुत सारे घरों में, मैं तो बोलती हूँ 90% घरों में फ़ौरन मगज नहीं बनता, कहते हैं इसको फ्रिज में रख दो, दूसरे तीसरे चौथे दिन हम खाएंगे। यार मैं तो पहले दिन जो दावत करती हूँ मुझे लगता है मगज पकाओ खिलाओ। बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खाते। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि ये भाई इतनी छोटी सी चीज बहुत कम क्वांटिटी में होता है ना, तो इसको बाद में ही बनाएंगे हम, ठीक है? अभी हमने नहीं बनाना, बाद में बनाते। रख दो, मेरे लिए रख दो, फलाने भाई के लिए रख दो, उसके भाई के लिए रख दो, यही होता है। सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं छोटे बर्तन में बनाती हूँ। सही है, तो ये क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो और ये मजे का भी बड़ा होता है, फ्रेश, तो मुझे बड़ा पसंद है। रोटी से लगा के भी कम ही खाते हैं हम। खाते हैं ना, कम खाते हैं। हाँ। तो ये उन लोगों के लिए टिप्स है। पहली वाली टिप उन लोगों के लिए जो बाद में बनाते हैं, कि आपको पता है मगज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। फ्रिज में रखा भी निकालेंगे ना, बिल्कुल नरम हो जाएगा। 4 दिन बाद भी निकालेंगे तो इतना नरम अजीब सा हमारा दिल करेगा इसको नहीं बना रहे हैं, इतनी अजीब शक्ल इसकी हो जाती है। ये फ्रेश है, तो मैं आपको वो तरीका बताती हूँ कि आपने 8-10 दिन के बाद, लेकिन 1-1 महीना मगज को ना रखें। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगी आप 1 महीने के बाद निकाल के इसको खाएं, इसकी हालत ही बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको 8-10 दिन बहुत है, उसके बाद निकाल के आप फ्रिज में से खा लें। पहले क्या करना है, पानी से तो बिल्कुल वॉश नहीं करना, इसको साफ़ कर लेना है। अब ये है कि ये नरम ना हो, पिलपिला ना हो, इसको फ्रिज में भी रखना है। सबसे आसान तरीका, ये तेज़ पत्ता सबके घरों में होता है, थोड़ा सा, एक मगज छोटा सा तो है, हमने 2 चुटकी मैंने इसमें तेज पत्ता का, आपने धोया वोया नहीं तब की बात है? बिल्कुल नहीं धोना, बिल्कुल भी नहीं धोएंगे तो खराब हो जाएगा, ज़्यादा पानी पड़ेगा। ये मैंने जो है ये तेज पत्ता का पाउडर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लिया, और हल्दी पाउडर अच्छा थोड़ा सा ऐड कर लिया। चाहे आप इसको डब्बे में डालें, बैग में डालें, जिस चीज़ में भी आप इसको अपने फ्रिज में रखना चाहती हैं आप इसमें रख दें। आप थोड़े दिनों के बाद निकालेंगी, इसको पानी में नहीं डालना, इसको खुद ही मेल्ट होने दें। हम क्या गलती करते हैं, कैसे होंगे? आप रख देना, आपने रात को बनाना है तो आप 10-11 बजे सुबह निकाल लें, खुद ही रख दें। ये बर्फ इसका जो है सारा पिघल जाएगा, तो ये खुद ही असल शक्ल में आ जाएगा। फिर क्या करें? आप पानी, फिर बता रही हूँ ना, ये तो आपने इसको मेल्ट कर लिया। अब आया पकाने का मरहला, कि इसकी जो इतनी सारी नसें हैं, वेन्स, इसको निकालना कैसा है। लोग गलती करते हैं कि इसको पानी में उबाल लेते हैं, तो ये पक जाता है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। वो तो लोग इसलिए करते हैं कि वेन्स निकल जाएंगी। हाँ, लेकिन ये पक भी तो जाता है। मगज को पकाने में टाइम कितना लगता है? आधा तो ये बन गया इसी के अंदर, पानी के अंदर बन गया। गर्म पानी बहुत अच्छी तरीके से करना है हमें। गर्म पानी मैंने यहाँ कर लिया है, और यहाँ मैंने इस बॉल के अंदर, पतीली के अंदर, कोई भी बर्तन के अंदर आपने ऐड कर दिया, रख दिया। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया। अब मैंने इसमें बेकिंग सोडा, आप चुटकी देख लें, इतना सा तो मगज़ है, ये बकरे का और छोटा होता है, ये डाल के इस मगज़ को मैंने इसके अंदर डिप करके रख दिया। गरम में जितने धुआं निकल रहा है। जी 5 से 6 मिनट तक बेकिंग सोडा डालने के बाद। बेकिंग सोडा डालने के बाद, ये तो मैंने अभी तो ये फ्रिज का बताया था, लेकिन आपने सिर्फ बेकिंग सोडा डालना है। हल्दी डाल लो तो डाल लो, कोई आपको वो नहीं है। फिर इसमें रख दे 5 से 6 मिनट के बाद, फिर इसको पलट लें। 10 मिनट ये इसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। आप देखेंगे इसकी वेन्स जो है ना ऊपर आना शुरू हो जाएगी गर्म पानी की वजह से। और मगज़ भी पकेगा नहीं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें मैंने फ्रिज में नहीं रखा, नहीं, ताज़ा आया और मैंने दोपहर के खाने में पकाना है दावत में, तो क्या मैं यही प्रोसीजर यही करेंगे? बिल्कुल, इसकी सफाई के लिए। ये है इसकी सफाई का। गर्म पानी किया, पकाना तो बिल्कुल नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी हैं गीजर खुले, बिल्कुल, हाँ। तो बजाय चूल्हे पे करने के नल वाला भी पानी नहीं, गर्म करना है पानी को, अच्छा होना चाहिए, थोड़ा गर्म पानी की हाथ थोड़ा जले। अच्छा, ठीक है, गर्म पानी होना चाहिए। आपने गर्म पानी करना है, उसके अंदर आपने रख के अपने दूसरे काम कर ले, इसकी सफाई, टमाटर काट लें, सब्जियां, हरी मिर्चें आप लोग ये सारी काट लें, और 10 मिनट के बाद आप इसको देखेंगे ना, इसकी नसें ऊपर आ जाएंगी। फिर हाथ से उठा के यूं झिल्ली हटाएंगे ना, एक एक इसकी नस उतरती जाएगी। उल्टा किया, सीधा किया आपने, 3 से 4 मिनट में मगज की सफाई होगी। फिर आप इसको पकाएं, मतलब किसी और का मगज ना खाएं, बकरे का। तो क्या ऐसी टिप है आपके पास शेफ फरा कि कलेजी में हीक ना आए, स्मेल ना आए, वो आप हमें बताएं कि बहुत अच्छी रहेगी? बिल्कुल, जैसी कुर्बानी होती है तो सबसे पहले गाय तो बाद में करती, लेकिन कलेजी सबसे पहले निकाल के घर वालों के हवाले की जाती है कि इसको बना के दो, हमने खाना है, बगैर रोटी, बगैर चपाती, नान, किसी के भी बगैर। वो कहते हैं हम ऐसे ही खाएंगे, मसालेदार बना दो। लेकिन क्या परेशानी होती, हीक बहुत आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा, एक अजीब सा फील हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपको ये परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। जब कलेजी कटती है तो आपने देखा होगा ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है, और इसी की ज़्यादा स्मेल कलेजी के अंदर आ रही होती है।
तो हमने क्या करना है, धोना नहीं है, वॉश बिल्कुल नहीं करना, अभी नहीं वॉश करना। सही है, अभी आपको पहले इसकी तैयारी करनी कि इसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म कैसे करें, उसके लिए हमने इसे वॉश नहीं करना। आप वॉश नहीं करेंगे, इसमें मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन, सिर्फ लहसुन, लहसुन का पेस्ट। आप कुचल के भी शामिल कर सकती हैं, पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं, अदरक को नहीं शामिल करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लहसुन। इसकी बहुत अच्छी टिप है, बहुत पुरानी टिप है। अच्छा, इसमें हम इटालियन फूड बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, हमारे पास थाइम होता है, थाइम पाउडर होता है, थाइम होता है हमारे पास। तो वो थाइम की अपनी को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं होती, लेकिन जब वो किसी भी खाने में मिलता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस्ड करके बहुत एक अच्छी खुशबू इसके अंदर आने लगती है। ये लहसुन अदरक की तरह इसकी बहुत अच्छी खुशबू नहीं होती कि खाने के जायके को चेंज कर देगा। तो थाइम पाउडर मेरे पास है, ये मैं इसके अंदर, आपके पास अगर 1 किलो कलेजी है तो आपने 1 टीस्पून ऐड करना है, 2 किलो है तो आपने 2 टीस्पून ऐड करना है। आपने ये ऐड करके 1 टीस्पून वही लहसुन का जो पेस्ट बना लें या फिर आप कुचल लें, पाउडर नहीं डालना, ठीक है। पाउडर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है। ये ऐड करके मैंने इसको मिक्स करके रख दिया। अब ये कोई मैरिनेट करके नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, घर वालों के पास टाइम नहीं है। इसको आपने लगाया और इसके पीसीस करें और उसको फ़ौरन से धो लिया। सही, इसको आप वॉश कर लें। जैसे ही वॉश करेंगे, मैं से वॉश करूंगी, जो कलेजी की जो वो होती है ना, जो हमें नागवार गुजरती है, वो वाली इसके हीक जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। कलेजी को ज्यादा नहीं पकाते भी नहीं है, और इसको ज्यादा जाती है ना, वो बहुत अकड़ जाती है, रबड़ की तरह हो जाती है। आपने इसको बिल्कुल नहीं पकाना, बस इसको लगाया और बस ये किया और जल्दी से आपने इसको वॉश कर लिया। वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर आप इसको पकाना के आप शुरू कर दें। 5 से 7 मिनट में तो कलेजी तैयार भी हो जाती है, इतना टाइम भी नहीं लेती है। जहाँ मसाला भुना, ऑयल वॉयल गर्म हुआ, ये फ़ौरन, क्योंकि टमाटर तो डालते नहीं है हम, वैसे ही मसाले जो होते हैं, खड़े मसाले या पाउडर मसाले, वो डाल के फटाफट इसको बना लेते हैं। तो बस ये आपकी बन गई। और ये 2 चीज़ें डालने से कलेजी में बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। और आप खिलाएं सबको, बकरे की कलेजी खिलाएं, गाय की खिलाएं, थोड़ा बड़ा जानवर आ जाता है उसकी खिलाएं, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।